हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सौरभ गुप्ता आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट किया है और उसके हमने 2 लेक्चर्स कवर भी किए हैं। तो उन दोनों लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स आपको पढ़ाए हैं। तो कल जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था और एंड में मैंने स्टार डेल्टा कन्वर्जन आपको बताया था। आज हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो हम आपको बताएंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस में कितनी इलेक्ट्रिक पावर या फिर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक, तो आज का मेरा पहला टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, चलते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि ये दोनों ही आपके रेजिस्टेंस में लॉसेस होते हैं, जो लॉस करवाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, W = Q × V। W = Q × V। और मैंने आपको ये भी बताया था कि Q बराबर क्या होता है? होता है I × T, चार्ज बराबर I × T। ठीक, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक, देन आप ये Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हम लोग। तो W = I × T × V, मतलब W हमको मिल गया VIT। ठीक, फिर एक रिलेशन हम और जानते हैं कि V = होता है I × R। ये ओम्स लॉ से होता है आपका V = I × R। तो ये भी वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो W = हो जाएगा आपका I × R × I × T, मतलब मिल गया हमको I² RT। यही मिल गया W। यही हमारा वर्क किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं। U = I² RT। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार। W मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? W से स्टार्ट किया। W = होता है Q × V, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चार्ज बराबर होता है I × T। मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दी, हमको W मिल गया। फिर ओम्स लॉ से V = IR जानते हैं हम लोग, तो मैंने यहाँ पे आपकी वैल्यू रख दी। तो हमको W की क्या वैल्यू मिल गई? W की वैल्यू मिल गई I² RT। तो और एक और फॉर्मूला होता है W का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका V² T/R। तो ये दोनों चीज़ें हमको W की मिल गई, वर्क डन, और यही आपकी एनर्जी के बराबर भी होती है। तो अगर हम लोग, ये क्या है? ये वर्क डन है आपका, तो या फिर ये एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी जूल। इन सब की यूनिट क्या होगी? जूल। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना एनर्जी का लॉस होता है या पावर का लॉस होता है, ये आपने सीख लिया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप प्रॉपर अगर नोट्स बना रहे हो तो उसको नोट कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस पर, तो I, R और T की वैल्यू आपको दे रखेगा और आपसे W या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पूछेगा कि कितना रेजिस्टेंस ये लॉस करवा रहा है। ठीक, अब हम लोग अपने लेक्चर को आगे की ओर ले जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, कितना इलेक्ट्रिक पावर लॉस हो रहा है अक्रॉस रजिस्टर, कितना इलेक्ट्रिक पावर लॉस हो रहा है। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। P = W/T, रेट ऑफ एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक, मतलब P = होता है W/T। यहाँ पे हम डेफिनेशंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ही आते हैं, और ये सब अगर आप लोग को डेफिनेशंस मतलब 12th में पूछी जाती हैं, और डिप्लोमा या फिर JEE लेवल के एग्ज़ाम पे आपसे केवल न्यूमेरिकल पूछेगा, या अगर
किसी एसएससी जेईई में प्री का जो एग्ज़ाम मेंस का जो होता है उसमें लिखने के लिए आता है। ठीक, तो बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, इनके फॉर्मूले जो भी बेसिक फॉर्मूले हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला आप ये जानते हैं, P = होता है W/T, और हम लोग अभी W का फॉर्मूला पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, W = होता है V × I × T। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो P = VIT/T। तो T से T हो गया कैंसिल आउट, और P की वैल्यू क्या मिल गई, V × I। ठीक, और आप ओम्स लॉ से जानते हैं कि V = होता है I × R। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, जब आप V की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो I² R। ये पावर का एक और फॉर्मूला हमको मिल गया, तो पावर का एक फॉर्मूला ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये मिल गया। ठीक, और एक फॉर्मूला और हो जाएगा, P = V²/R, अगर हम लोग I की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले हम लोग को पावर के मिल गए, P = V × I वोल्टेज × करंट, या फिर I² R, या फिर V²/R। ठीक, तो पावर है हमारा, तो भाई ये किस में होगा, वाट में होगा, ये सारे वाट में होंगे। ठीक, तो कई बारी हमारे एग्ज़ाम में वॉट को भी डिफाइन करने के लिए आ जाता है, जैसे हमने चार्ज और उन सब के बारे में आपको एम्पियर की डेफिनेशन आपको बताई थी यूनिट के रिस्पेक्ट में, उसी तरह वॉट को भी हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ से P बराबर हम लोग ने क्या पढ़ा, W/T, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट सेकेंड, और यही आपका किसके बराबर है, यही है वॉट के बराबर। ठीक, मतलब 1 वाट = 1 जूल/1 सेकेंड, मतलब 1 वाट = जूल/सेकेंड। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार भी ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली ये ऑप्शन दिया होगा, 1 वाट = 4 ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया आज, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया। यही जो मैंने इसके पहले जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बताया था, वही रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि रजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो वो करंट का अपोज करेगा तो पावर का लॉस कराएगा, उतनी पावर या एनर्जी का लॉस रजिस्टर कराता है जितनी इसकी वैल्यू की अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप आसानी से, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, मैं रोज़ बोलता हूँ आपसे। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलेंगे और कुछ कॉमर्शियल यूनिट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी एग्ज़ाम से पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ सम कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो घरों का बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, 100 यूनिट 200 यूनिट ऐसे आता है, तो वही है कॉमर्शियल यूनिट, वही है 1 यूनिट। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तो क्या होता है 1 kWh, ये क्या लिखा हुआ है, किलो वाट आवर। अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, किलो वाट आवर। ठीक, तो 1 kWh = होता है 1000 वाट इंटू 1 आवर। ठीक, मतलब 1000 वाट इंटू, अगर इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करें तो 3600 सेकेंड। ठीक, 3600 सेकेंड। इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3.6 × 10⁻6 वाट सेकेंड। ये आ जाएगा, कितना आ गया,
3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकेंड, और ये आपकी एनर्जी है। तो भाई अभी हम लोग ने पढ़ा वाट सेकेंड क्या होता है, जूल के बराबर होता है, मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये 1 kWh की वैल्यू हो गई आपकी। 1 kWh की वैल्यू कितनी हो गई, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और यही जो 1 kWh होता है, यही किसके बराबर होता है, यही होता है आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपकी जो वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, 1 यूनिट। जो आपके बिजली का जो बिल आता है घरों का, वो 1 यूनिट, जैसे मान लीजिए 100 यूनिट आया तो मतलब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगे हुए हैं उन्होंने खर्च करी होगी। ठीक, तो आपको ये भी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग 1 यूनिट को डिफाइन करें तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका, आप ध्यान सुनिएगा, आपको ये चीज़ तो आप घरों में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक, 1 यूनिट बिजली जब खर्च होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस मान लीजिए 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, ठीक, अगर वो 1 घंटे तक कंटिन्यू जलता है, अगर कोई 1000 वाट का अप्लाइंस है और वो 1 घंटे तक कंटिन्यू जलता है, तो वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। अगर कोई 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, ठीक, 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है और वो 1 घंटे तक कंटिन्यू चलता है, तो वो 1 यूनिट की बिजली को खर्च करता है या फिर 1 यूनिट की इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करता है। तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 kWh इक्वल्स टू 1000 वाट इंटू 1 आवर। इसको सेकंड में चेंज किया, इसकी वैल्यू ये आ गई। तो 1 kWh बराबर हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और यही जो एनर्जी होती है ये 1 यूनिट के बराबर होती है। और मैंने आपको 1 यूनिट की डेफिनेशन भी बता दी कि क्या होता है 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1000 वाट का है और वो 1 घंटे तक कंटिन्यू चलता है तो वो 1 यूनिट की बिजली को खर्च करेगा। तो आप आसानी से जब कभी भी अगर आप बिजली का बिल अगर आप आए घर पे रीडिंग लेने वाला, तो अगर आपका 60 यूनिट का बिल है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपके घर में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई ड्यूरिंग द मंथ। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा टॉपिक ये वाला, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा और जो भी जेई की रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल लगाते रहिएगा। मैं कोई पर्टिकुलर रेफरेंस बुक नहीं बता रहा हूँ, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे ही लगाइए ऑब्जेक्टिव लगभग सब में सेम दिए रहते हैं। कंटेंट आपका बस होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया। मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बताया, आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताया, उनके कुछ फॉर्मूले बताए, उनकी यूनिट्स बताई और कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बता दिया कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है। ठीक, तो हम अपने लेक्चर को और आगे लेके जाते हैं और आज हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ। बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है और ये हम लोग 9 से पढ़ते हैं, 9, 10, 11, 12 बीटेक डिप्लोमा सब में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देखेंगे। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक, इसके लिए हमको पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा छोटा सा। ये मैंने एक कंडक्टर बनाया है। ठीक, इसको हम एक सप्लाई से या बैटरी से सेल से जोड़ेंगे। ये मान लीजिए 20 वोल्ट की सप्लाई है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है और ये आपका एक कंडक्टर है। ठीक, ये टर्मिनल इसका ए हो गया, ये टर्मिनल इसका बी हो गया।
ठीक, तो मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है, यहाँ पे आपको एक कंडक्टर दिखाया है, इसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, ये करंट आई फ्लो करेगा। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें तो साइंटिस्ट ओम थे, उन्होंने क्या बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, जैसे टेम्परेचर, मतलब ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ओम्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब उस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट होंगी, मतलब जैसे टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम उस कंडक्टर के एंड्स पे एक वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर के एंड पे एक पोटेंशियल लगाएंगे तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, और कंडीशन क्या थी उनकी कंडीशन ये थी कि कंडक्टर की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक, तो क्या होता है, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि I प्रोपोर्शनल टू V होता है कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। ठीक, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू V होता है, क्योंकि भाई आप वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, और ये आप जानते हैं कि वोल्टेज करंट को बनाता है, ना ही करंट को वोल्टेज बनाता है। ठीक, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा कि वोल्टेज से ही, अगर आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ही नहीं लगाइए तो क्या आपको करंट मिलेगी? नहीं, कभी नहीं मिल सकती। तो आप बिल्कुल ये बात ध्यान में रखिएगा कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू V होता है। जो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती उसमें ऐसे ही लिख देते हैं V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखेंगे उठा के तो वहाँ पे I इज़ प्रोपोर्शनल टू V ही दिया होगा, और यही होता ही है। अगर आप थोड़ा सा डीप में देखें तो भाई हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, ये आपका वोल्टेज वेरी किया जा रहा है और आपकी करंट वहाँ पे मिल रही है। ठीक, तो आप ये जानते हैं कि जब हम एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे हमको एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है इक्वल टू के साइन के साथ। तो I इज इक्वल टू 1/R इंटू V, और ये R क्या है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ से हमको एक रिलेशन क्या मिल गया, V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक, यही ओम्स लॉ का रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल डेरिवेशन समझ में आया होगा। मैं फिर से बताता हूँ ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल लगाते हैं, जिस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उसमें करंट फ्लो होती है, और वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन ये हटा के एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट जोड़ दिया जो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो मैं इधर ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये आपका स्टेटमेंट है। इफ द फिजिकल स्टेट of a conductor is constant such as temperature then voltage is proportional to the current flowing in that conductor। ये उनका स्टेटमेंट था। ठीक, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर इज कांस्टेंट सच एज टेम्परेचर देन वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। ठीक, तो कहीं कहीं पे ये भी बताते हैं कि करंट और वोल्टेज या फिर करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है आपका। कहीं कहीं पे मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया, लेकिन कहने का मतलब यही होता है। ठीक, अगर हम लोग कंडक्टर या मेटल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे आएगा ग्राफ आपका। अगर हम लोग इधर वोल्टेज बनाएं और इधर आपकी करंट बनाएं, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस, तो कुछ ऐसा कर्व हमको मिलता है। ये किसके लिए होता है, ये आपका मेटल के लिए होता है, मेटल्स के लिए। ठीक, ये ग्राफ कई बार एग्जाम्स में ग्राफ भी पूछ लेता है, तो ये आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि वोल्टेज मैंने इधर बनाया और करंट मैंने इधर बनाया, तो मेटल्स का कुछ ग्राफ ऐसा मिला। तो आपको बिल्कुल ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो
इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक, तो अभी जल्दी में एसएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन ये आया था कि राइट डाउन ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पूछा था। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है, आया भी है, इसी साल आया है, अभी 2020 का जो एसएससी जेई प्री एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो डायरेक्टली मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये रिलेशन है आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। यहाँ पे J क्या है, J है आपका करंट डेंसिटी, J है आपका करंट डेंसिटी, और सिग्मा क्या है, सिग्मा है आपका कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी होता है वैसे आपका ये क्या है, कंडक्टिविटी। और E क्या है, E क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, J इक्वल टू सिग्मा E, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J है आपकी करंट डेंसिटी, सिग्मा है आपका कंडक्टिविटी, और E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर यहाँ पे ये वर्ड आया आपका करंट डेंसिटी, इसको मैं बता देता हूँ, J इक्वल टू होता है I/A, J इक्वल टू होता है आपका I/A। ठीक, मतलब किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया में से, किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया में से जितनी करंट फ्लो कर रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिखें करंट डेंसिटी की, तो क्या हो जाएगी, करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर is known as current density। ठीक, तो क्या हो गया, इसका फॉर्मूला तो ये होता है J इक्वल टू I/A। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी। मतलब किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से जितनी करंट फ्लो करती है उसी को हम लोग करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसका यहाँ पे यूज़ हुआ है ओम्स लॉ में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये भी समझ लीजिए कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे मैंने आपको रेजिस्टिविटी बताया था, तो रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा होता है। ठीक, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो आपको ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी समझ में आया गया, एसएससी जेई में पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में ये, तो क्या पता यूपीपीसीएल जेई या फिर अगले साल एसएससी जेई में इस पर न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपको ये J करंट डेंसिटी निकालना आना चाहिए, और रो के बारे में भी, सिग्मा के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल, फिर अपने लेक्चर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ, अब हम लोग धीरे धीरे सर्किट्स की ओर बढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रिकल में। जो हमारे सर्किट्स होते हैं कुछ उनके रूल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक्स से हैं हमारे किरचॉफ्स के रूल, जो आपने 12th फिजिक्स या फिर डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद हम लोग नेटवर्क पढ़ेंगे, तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। ठीक, किरचॉफ लॉ। ठीक, तो किरचॉफ ने बेसिकली किस लिए लॉ दिए थे, सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। जो भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, ठीक, उनमें हमको वोल्टेज और करंट की वैल्यू निकालनी होती है,
तो उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉ दिए थे, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक, देखते हैं। तो इन्होंने 2 लॉ दिए थे। पहला लॉ दिया था किरचॉफ्स करंट लॉ, बोलते हैं इसको किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL भी बोलते हैं। ठीक, पहला लॉ क्या था? किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL भी बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पे करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया, ठीक, ये आपका जंक्शन है। जंक्शन आप जानते ही होंगे, जहाँ पे खूब सारी चीज़ें आके मीट करें, मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ सेवरल वायर्स या कंडक्टर्स जो भी हैं, उनको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका जंक्शन है। ठीक, ओ ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये I1 आ रही है, ये I2 है, यहाँ से ये I3 जा रही है, I4 है और I5 है। ठीक, तो किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसका। द एल्जेब्रिक सम ऑफ all currents meeting at a junction is 0। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0। ये तो इनका स्टेटमेंट हो गया। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। जंक्शन मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट जंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है हम लोग जो भी करंट की वैल्यू रखेंगे वो विद साइन रखेंगे। ठीक, तो इस जंक्शन पे आप अगर देखें ध्यान से, तो इस जंक्शन पे 2 टाइप के करंट्स हैं। एक करंट इस जंक्शन की तरफ आ रही है, ये I1 और I2 इस जंक्शन की तरफ आ रही है, और I3, I4 और I5 इस जंक्शन से दूर जा रही है। तो कई बुक्स में आने वाली जंक्शन की तरफ आने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं या जाने वाली करंट को नेगेटिव लेते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप अपनी तरफ से एजम्पशन मान सकते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी बुक्स में लिखा है आप चाहे वो पढ़िए या अपना भी एजम्पशन बना सकते हैं। मतलब अगर आने वाली करंट को पॉजिटिव तो जाने वाली को नेगेटिव, मतलब एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेना है। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी कहीं पे किन्हीं किताबों में या कोई टीचर्स लोग बताते हैं कि आने वाली को नेगेटिव या जाने वाली को पॉजिटिव, तो जो अपना कॉन्सेप्ट बना लें। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, हमने कैसे याद किया है, देखिए, मतलब करंट coming towards the junction, will be taken as पॉजिटिव। क्योंकि एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को विद साइन करंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ऐसी करंट जो जंक्शन की तरफ आ रही हैं उनको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन will be taken as नेगेटिव। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी करंट को पॉजिटिव लेना है और कौन सी करंट को नेगेटिव लेना है। करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो अब हम लोग इसकी इक्वेशन को लिखेंगे। इनका स्टेटमेंट क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स कमिंग मीटिंग एट एनी जंक्शन विल बी 0। ठीक,
तो देखिए ये आपका जंक्शन है, तो I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, तो I1 का साइन हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक, I2 भी जंक्शन की तरफ आ रही है, तो I2 का साइन भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब ये देखिए I5, I4 और I3 जंक्शन से दूर जा रही हैं, तो इनका साइन क्या होगा? इनका साइन नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन। ठीक, तो -I3 -I4 -I5 = 0। ये जो है आपकी KCL की इक्वेशन मिल गई। ठीक, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो I1 + I2 = I3 + I4 + I5। ठीक, तो इसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन करते हैं KCL को। इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। कई बुक्स में ये भी लिखा होता है इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट, मतलब किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उस जंक्शन से उतनी करंट जाएगी भी। तो आपको बिल्कुल KCL आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं फिर से वो बता दे रहा हूँ कि KCL क्या कहता है। KCL कहता है कि किसी भी जंक्शन पे करंट्स का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। ठीक, मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से इसकी इक्वेशन बताई, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, और इसके एजम्पशंस भी आपको बताया। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा लगाना। ये आपके जो नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ाएंगे उसमें हम लोग नेटवर्क्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये लगाना आ जाएगा तो आसानी से आप लोग बड़े बड़े सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की बात करी है, हम लोग एक और लॉ देखेंगे, सेकंड लॉ इसका। अच्छा, एक बात मैं भूल गया बताना यहाँ पे कि ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि इसका बेस क्या है। KCL का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, मतलब इस पूरे लॉ में आपका चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक, तो ये पूरा आप लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आराम से ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग किरचॉफ्स का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी सर्किट में अगर KCL KVL लगेगा तो एक साथ ही वो लोग लगते हैं, दोनों एक साथ ही लगते हैं, तभी हमारा सर्किट जो है वो सॉल्व हो पाता है। पहले हम लोग KCL लगाएंगे, फिर KVL लगा के इक्वेशंस बनाएंगे, फिर हमारी करंट और वोल्टेज की वैल्यू निकल पाती हैं। तो दोनों ही लॉ को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, तो आपको बिल्कुल KCL समझ में आ गया होगा। अब हम लोग KVL की बात करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा लॉ कौन सा है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KVL बोलते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन आपको आसानी से समझ में आएगा अगर आप हमारे तरीके से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड है, मतलब इस पूरे ही प्रोसेस में हमारी जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। ठीक, अब इनका स्टेटमेंट क्या था हम वो बताते हैं। इनका स्टेटमेंट ये था कि किरचॉफ का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज ड्रॉप और EMF का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। फिर से मैं बोलता हूँ, किसी भी क्लोज्ड लूप में, इनकी कंडीशन क्या है, जैसे KCL में कोई भी क्लोज्ड लूप वगैरह की बात नहीं करी गई थी, वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन KVL में ये कंडीशन है कि हम लोग KVL केवल और केवल क्लोज्ड लूप में ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी क्लोज्ड लूप में
जो वोल्टेज ड्रॉप्स और ईएमएफ्स का या वोल्टेज का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। इंग्लिश में कि इन एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। यहाँ भी एल्जेब्रिक सम बात आई, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। इन एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप मैंने आपको निकालना सिखाया है। अगर आपने मिस कर दिया तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख के उसको सीख सकते हैं। इन एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ भी बताया है आपको। ईएमएफ इज इक्वल टू 0, मतलब सिग्मा समेशन वी आई, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, प्लस समेशन ई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट कि ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इनका स्टेटमेंट क्या था? इन एनी क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0, समेशन आई वी आई प्लस समेशन ई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पूरा केवीएल हो गया। ठीक, अब कैसे इसको लगाते हैं हम लोग ये देखेंगे, कैसे हम लोग इसको लगाते हैं हम लोग ये देखेंगे। देखिए, ये हमको इसको बोर्ड को साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा सर्किट बनाना है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका स्टेटमेंट का। इसको हटाना पड़ेगा। हम लोग सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ केवीएल। तो केवीएल की कैसे इक्वेशन बनती हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक, तो मैं एक सर्किट बना रहा हूं, वो आप देखिएगा। आप लोग भी साथ में बनाइएगा तो आपको आसानी से समझ में भी आएगा लगाना। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F पॉइंट। ठीक, तो ये आपको कुछ दिख रहा होगा। मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें 2 EMF, 2 वोल्टेज सोर्स लगे हैं, रेजिस्टेंस लगे हैं 3। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? केवीएल लगा के इसको सॉल्व करना होगा। तो केवीएल को कैसे लगाते हैं अब हम लोग ये सीखेंगे। तो केवीएल को लगाने से पहले आपको 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी कि हम लोग इसको कैसे लगाते हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग इसमें अपनी करंट को बना लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो हमारे सेल लगे हुए हैं। तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, तो इससे हमेशा करंट निकलती है। तो ये मान लीजिए इससे I1 निकली और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे मान लीजिए I2 निकली। ठीक, अब यहाँ पे आएगी, ये आपका एक जंक्शन है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं KCL, तो इन दोनों का सम तीसरी करंट के बराबर I3 के बराबर मान लीजिए हो जाएगा। या फिर इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है, तो इसको हम लोग I1 प्लस I2 भी लिख सकते हैं। I1 प्लस I2, यही तो KCL कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जितनी करंट आती है, I1 इधर से आ रही है, I2 इधर से आ रही है, तो टोटल करंट नीचे कितनी जाएगी? जंक्शन से दूर कितनी जाएगी? I1 प्लस I2 जाएगी। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? सारी ब्रांचेस में आप करंट को डिवाइड कर लें। ठीक, उसके बाद हम लोग
अपनी तरफ से एक डायरेक्शन मान लेते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डायरेक्शन क्या मान रहे हैं। आप चाहे तो क्लॉकवाइज मानिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप डायरेक्शन क्या लेते हैं। ठीक, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूँ, मैं डायरेक्शन ये ले रहा हूँ। हम लोग सर्किट को क्लॉकवाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों को एक लूप लेना पड़ेगा, क्योंकि केवीएल की बेसिक कंडीशन क्या है कि केवीएल को आप किसी भी क्लोज्ड लूप में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं इन क्लोज्ड लूप। यहाँ से चलिए A B C F A, A B C F A। ठीक, अगर हम लोग बात करें केवीएल की, इसको कैसे लगाते हैं हम लोग ये समझेंगे अब। ठीक, तो हमने डायरेक्शन क्या मान रखी है, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान रखी है। ठीक, अब हमने जो लूप ले रखा है ये वाला क्लोज लूप ABCFA, हम लोग कोई भी एक पॉइंट पकड़ लें और चलेंगे और वापस वहीं पे आ जाएंगे, और जो जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स मिलते जाएंगे उनकी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से चलिए मान लीजिए F से चले, तो जब हम लोग F से A की ओर चले तो हमको यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, सिंपल वायर है, तो कोई भी ना ही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा और ना ही पे कोई यहाँ पे सेल लगा हुआ है, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। फिर जब हम लोग A से B की तरफ चले तो A से B की तरफ जाने पे पहले हमको ये एक सेल मिला। ठीक, तो सेल के लिए हम लोग वैल्यू रखेंगे। सेल के लिए क्या हो जाएगा, हाँ मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम लोग सेल की ओर चलते हैं तो जो प्लेट पहले आती है उसका साइन लेते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से चले F से A, फिर A से B की ओर जा रहे हैं, तो A से B की ओर जाने में हमारी पहली प्लेट कौन सी मिल रही है, पहली प्लेट पॉजिटिव मिल रही है, इसलिए हम लोग E1 का साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस E1 लेंगे, क्योंकि केवीएल की बेसिक कंडीशन ही यही है कि एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। एल्जेब्रिक का मतलब ये होता है कि आप लोग जो वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप या EMF की, वो विथ साइन रखेंगे। ठीक, उसके बाद ये सेल लिख लिया हमने। अब हम लोग इस रेजिस्टेंस के पास आ गए, रजिस्टर के पास आ गए, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, तो उसकी भी वैल्यू हम लोग को लिखनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे चलने का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, और करंट इसमें ऐसे आ रही है, देखिए I1 ऐसे ही तो आ रही है, I1 उधर से आ रही है, तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो जब हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट के चलने की डायरेक्शन अपोजिट होती है तब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव लेते हैं। मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, माइनस I1 इंटू R1। ठीक, उसके बाद हम लोग B से C की ओर चले तो कुछ नहीं मिला हमको, फिर C से F की ओर आए, तो C से F की ओर आने पर हमको पहले क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक, तो रजिस्टर है भाई, ये आपका एक वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये देखिए I2 फ्लो रही है ऐसे। और देखिए हम लोग कैसे चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं क्लॉकवाइज, और करंट जो आ रही है वो ऐसे आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी माइनस I2 R2। ठीक, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो हमको सेल मिला, और सेल की पहली प्लेट क्या है, नेगेटिव, तो हम लोग इसका साइन माइनस लेंगे और ये 0 के बराबर होगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, ये E2 है, सॉरी, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, इन दोनों को उधर फेंक दीजिए, I1 R1 प्लस I2 R2। ये हमारी पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ठीक, अब भैया यहाँ पे काफ़ी सारे ये भी वेरिएबल सब वेरिएबल है, तो हमको एक इक्वेशन और चाहिए होगी, तो एक लूप में हम लोग और केवीएल लगा लेंगे। अब हम लोग लूप कर लेंगे E F C D E, E F C D एंड E। ठीक, तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। बस ध्यान इतना रखिएगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे एंड भी करिएगा, तभी आपका लूप कंप्लीट होगा। अगर आप पहले ही एंड कर देंगे तो आपका लूप कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो आपको बात ध्यान में ये रखनी है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पर एंड करिएगा, तभी लूप कंप्लीट होगा और तभी केवीएल की इक्वेशन सही बनेगी। ठीक, हमने स्टार्ट ई से किया तो हम लोग ई से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ चले, कुछ नहीं, कोई भी ना ही वोल्टेज
वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ना ही यहाँ पे कोई सेल लगा हुआ है। उसके बाद F से C की ओर चले तो पहले हमको सेल मिला और सेल की पहली प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, तो E2 पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आगे बढ़े तो रेजिस्टेंस मिला। अब देखिए हमारे चलने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और करंट ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉक, तो इनका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस I2 R2। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, C और D में कुछ नहीं है, ना वोल्टेज ड्रॉप ना सेल। उसके बाद D से E की ओर आए तो हमको रेजिस्टेंस मिला, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब देखिए करंट इसमें ऐसे आ रही है और हम लोग चल ऐसे रहे हैं, मतलब करंट आ रही है एंटी क्लॉक और हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो भी इनका जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस होगा। तो माइनस I1 I2 इंटू R3। ठीक, फिर वहाँ पे आ जाएंगे बराबर 0। ठीक, तो आपको ये दो इक्वेशन मिल गए। अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ से तो E2 इक्वल टू हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 I2 इंटू R3। ये मिल गई आपको दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आसानी से 10th में पढ़े ही, इक्वेशन सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमको केवल I1 और I2 वेरिएबल रहेंगे, R1 R2 R3 E1 E2 सब दिया रहेगा, I1 और I2 2 वेरिएबल रहेंगे। और आप जानते हैं आपके पास 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन, तो आप आसानी से इनको सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका सर्किट सॉल्व हो गया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा KVL लगाना। ठीक है, इसको आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एक बार, इसके क्वेश्चंस लगा के। मैं फिर से को बता दे रहा हूँ KVL हम लोग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग लूप पकड़ेंगे, उस लूप में लगाना स्टार्ट करेंगे। पहली बात मैंने क्या बताई, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अगर आप भूलें ना, जिससे, ठीक है, द प्लेट विच कम्स फर्स्ट विल बी टेकन एज साइन। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये रखना है कि इफ आवर मोशन एंड मोशन ऑफ करंट विल बी सेम, देन voltage drop will be taken as positive। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। जब हम चलेंगे तो जो सेल का जो पहला प्लेट आएगा उसका साइन लेंगे, और हमारा मोशन और करंट का मोशन अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और इसका वाइस वर्सा उल्टा अगर अपोजिट होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो आई होप आपको ये KVL लगाना बिल्कुल समझ में आ गया होगा, रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे और अपने वीडियो का एंड करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। ठीक, KVL का अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। पहले मैंने आपको KVL लगाना सिखा दिया है, कैसे हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये KVL लगता है। ठीक, मैं सर्किट बना रहा हूँ, आप लोग भी साथ में बनाइएगा। यहाँ पे 2 सेल लगे हुए हैं और 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और ये आपका E1 है, ये आपका E2 है। ठीक, हम लोग नाम दे दें A B C D E एंड F। ठीक, हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। हमारे E1 की वैल्यू 17 वोल्ट दे रखी है इन्होंने, E1 दे रखा है 17 वोल्ट,
और E2 दे रखा है 21 वोल्ट, E2 दे रखा है 21 वोल्ट, और R1 2 ओम दिया हुआ है, R1 2 ओम दिया हुआ है, और R2 3 ओम दिया है, और R3 की वैल्यू 5 ओम दी है। ठीक, तो इसमें आपको I1 ये है, ये I है, और ये आपका I2 है। आपको I1, I2 और I की वैल्यू निकालनी है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे KVL लगा के। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया, पहले आप लूप मानिए। ठीक, हम लूप पकड़ते हैं दो, ये एक लूप हो गया और एक लूप ये हो गया। हमने अपनी डायरेक्शन क्या मानी, क्लॉकवाइज मानी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मैंने क्लॉकवाइज मानी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। फिर मैंने क्या बताया, आप एक लूप पकड़िए। तो कौन सा लूप मैं पकड़ता हूँ, ये वाला ABEFA, मतलब इन लूप ABEFA अप्लाई KVL। ठीक, तो यहाँ से हम लोग चले, यहाँ से जब यहाँ चले तो करंट इधर से आ रही है ऐसे I1, ठीक, और हमारे चलने का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इनका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब I1 R1 माइनस में। फिर सेल मिला, सेल की पहली प्लेट पॉजिटिव तो प्लस E1। फिर B से E में करंट देखिए ऊपर की ओर आ रही है और हमारे चलने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव लेंगे, माइनस IR3। फिर यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ पे भी कुछ नहीं, हम लोग दोबारा A पे पहुँच गए, ये 0 के बराबर होगा। ठीक, अब देखिए जो जो वैल्यूज़ हमको यहाँ पे पता है वो रख लें हम लोग। E1 की वैल्यू 17 दी है और R1 की वैल्यू 2, मतलब ये हो जाएगा -2I1 और प्लस 17 माइनस R3 की वैल्यू दे रखी है 5I = 0। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सही से लिख लें तो मतलब -2I1 माइनस 5I = -17। ठीक, माइनस कॉमन लेके काट देते हैं तो 2I1 प्लस 5I = 17, ये आपको मिल गई पहली इक्वेशन। ठीक, अब देखिए हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, हम लोग इस लूप में लगाएंगे, अप्लाई KVL इन लूप BCDEB, BCDEB। ठीक, तो पहले B से चले, B से जब चले तो पहले हमको एक सेल मिला, सेल की पहली प्लेट क्या है, निगेटिव, तो -E2। फिर रजिस्टर मिला, तो करंट कैसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है और हमारे चलने की डायरेक्शन भी ऐसे है, तो हम लोग इसका जो वोल्टेज ड्रॉप लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, मतलब I2 × R2। यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ पे भी कुछ नहीं। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे और करंट भी इस रजिस्टर में ऐसे जा रही है, तो प्लस I × R3, दोबारा हम लोग B पे पहुँच गए, B से स्टार्ट किया था, बराबर 0। ठीक, अब E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, E2 दे रखा है 21 वोल्ट, मतलब -21। उसके बाद I2 कितना, I2 तो निकाल लेंगे, R2 कितना दे रखा है, R2 दे रखा है 3, मतलब 3I2, और R3 कितना दे रखा है, R3 दे रखा है 5, तो हो जाएगा 5I = 0। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 3I2 प्लस 5I = 21, ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब देखिए दो वेरिएबल और दो इक्वेशन आपको मिल गई, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपने सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाएंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा जिससे आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।